दोस्तों, बाबरी मस्जिद का सौदा करने वाले सीजेआई रंजन गोगोई के ऊपर जो है अब नई गाज गिर चुकी है, जहां उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। तो हर कोई रंजन गोगोई के उन विवादित बयानों को, उन विवादित फैसलों को देश के सामने रख रहा है, जो उन्होंने देश की जनता के साथ अन्याय किया है। क्योंकि एक एक कर कई बड़े फैसले हैं जिनको लेकर के ऐसे आंखें मूंदी, खासतौर पर सीजेआई रंजन गोगोई ने, जिसकी सारी हदें पार करती गई। और सबसे बड़ा फैसला बाबरी मस्जिद का कैसे सौदा किया गया वो देश की जनता के सामने है। कैसे राफेल के मामले में मोदी हुकूमत के अकॉर्डिंग फैसले को ढाला वो भी देश की जनता के सामने है। और तो और आप 370 को देखें, कश्मीर में किस तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दिया और उस पर हुकूमत के हक में फैसले ढाले वो भी देश की जनता के सामने है। और सीए एनआरसी के दौरान जो पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ उसके खिलाफ किस तरीके से फैसले हैं वो भी देश की जनता के सामने है, जो कि तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और हर कोई ये सवाल कर रहा है, शायद यही भारतीय जनता पार्टी का इनको इनाम दिया गया। किस तरीके से नए विवाद में फंसे हैं पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई के खिलाफ असम पुलिस वर्कर्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने एक अदालत में 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दायर किया है। इसके साथ ही मिश्रा ने गोगोई की आत्मकथा पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका भी दायर की है। शर्मा ने आत्मकथा में उनके खिलाफ कथित भ्रमक और मानहानि करने वाले बयानों के लिए गोगोई और रूपा प्रकाशन के खिलाफ मानहानि का ये मामला दायर किया है, जहां रूपा प्रकाशन ने गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर अ जज के प्रकाशन किया है। शर्मा ने गोगोई और उनके प्रकाशक को ऐसी किसी भी पुस्तक के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने का अनुरोध करते हुए एक याचिका भी दायर की है, जिसके चलते मानहानि का मामला और पुस्तक पर रोक लगाने के लिए याचिका का रूप मेट्रो जिला अदालत में दायर किया गया, जहां अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों को समन जारी करने का निर्देश दिया तथा सुनवाई की अगली तारीख 3 जून निर्धारित की। जहां शर्मा ने अदालत में अपनी याचिका में यह साफ तौर पर उल्लेख किया कि सेवानिवृत्त के बाद पूर्व सीजेआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ बातें लिखी हैं जो मानहानिकारक प्रकृति की हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि पुस्तक में उनके खिलाफ आरोप स्वाभाविक रूप से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं और उन्हें बदनाम करने के स्पष्ट इरादे से ये आरोप लगाए गए हैं। एनजीओ असम पब्लिक वर्कर्स के अध्यक्ष शर्मा राज्य में एनआरसी से संबंधित विभिन्न मामलों में मुखर रहे हैं। उन्होंने पहले असम में 1951 के एनआरसी के अधिकृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी और उस मामले के लंबित रहने के दौरान शीर्ष अदालत की निगरानी में 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक सांसद के रूप में गोगोई के नामांकन के कई आलोचकों ने यह भी कहा कि 2018 में उन्होंने खुद टिप्पणी की थी, न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता के विचार का एक बड़ा धब्बा है। जहां सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए गोगोई कई फैसलों का हिस्सा थे, जिन्हें मोदी सरकार के पक्ष में एक या दूसरे तरीके से काम करते देखा गया था। नवंबर 2019 में सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने अयोध्या में एक भूखंड के स्वामित्व पर दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने की मांग की।
जबकि हिंदू इस स्थल पर भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में दावा करते हैं। मुस्लिम इसे पूजा स्थल के रूप में देखते हैं, क्योंकि 1992 में हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा इसे ध्वस्त किए जाने तक इसने बाबरी मस्जिद की मेजबानी की। आप सरसम्मत फैसले में अदालत ने अयोध्या में एक मस्जिद के निर्माण के लिए केंद्र या राज्य सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश देते हुए विवादित भूमि को शिशु देवता रामलला को दे दिया, जिसके चलते केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण में मदद के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने को भी रंजन गोगोई ने कहा। ट्रस्ट का गठन मोदी सरकार ने किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले किया था, जिसके लिए भाजपा ने गहरा ध्रुवीकरण अभियान भी चलाया था। अयोध्या में राम मंदिर 3 दशकों से भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के केंद्र में रहा है। उसी महीने न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से भारत द्वारा 36 राफेल जेट की खरीदारी में भी अनियमितताओं के आरोप पर नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया। ऐसा करते हुए अदालत ने खरीद की जांच की मांग करने वाली समीक्षा याचिकाओं को एक बैच को खारिज कर दिया। पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गलत तरीके से अपनी चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसका साफ तौर पर उद्देश्य राफेल मामले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष अदालत में लक्षित करना था। बाद में इन आरोपों को हटा दिया गया और गांधी ने भविष्य में सावधान रहने को कहा। इसी के चलते अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले के बाद गोगोई 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं से निपटने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां एक तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कश्मीर के पूर्व पार्टी विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के उत्पादन की मांग की गई थी। एक अन्य कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद द्वारा अनंतनाग में अपने माता पिता की अवैध हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। उन्होंने इन मांग की कि अधिकार उनके परिवार को अदालत में पेश करे। हालांकि न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि हिरासत कानूनी थी या नहीं थी। इसके बजाय इसने येचुरी और सैयद दोनों को अपने दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए कश्मीर जाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद येचुरी के मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके दौरे का कोई और मकसद नहीं होना चाहिए। सैयद और येचुरी दोनों को कश्मीर से लौटने के बाद अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया था। आदेशों में कथित देरी के साथ साथ अदालत द्वारा विचाराधीन लोगों को पेश करने के आदेश देने से इनकार करने पर कोई हलकों से काफी आलोचना हुई, जिसे बंदी याचिकाओं के उद्देश्यों की हार के रूप में देखा गया था, जो कि चर्चा का केंद्र बना। और किस तरीके से हर फैसले पर मोदी हुकूमत के फेवर में ढालने का काम सीजीआई रंजन गोगोई द्वारा किया गया, वो देश और दुनिया के सामने है। और यही चीजें करना अब रंजन गोगोई को महंगा पड़ा, जहां पुस्तक में विस्तार से हर बात को लिख रहे थे और इसी का खामियाजा भुगतने के चलते उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।